पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? ओवरऑल दुनिया के अंदर 20 मिलियन न्यू केसेस हर साल कैंसर के डायग्नोज होते हैं. Among women, breast cancer is the most prevalent cancer. But cancer is curable. 100%? 100% if detected early. You yourself is a cancer survivor. So I'm very proud of you. You have given a good fight to cancer and आप अपना सारा काम कर रही हैं, कुछ भी नहीं है. There's an element of shame, शर्म आती है. जो loves a breast, हमारे माशरे में अभी तक वो इतना Acceptance. समझा जाता है कि इसका नाम ना लें आप. Today we are talking about something very important which is affecting thousands of women in Pakistan, breast cancer. Today we are talking about something very important which is affecting thousands of women in Pakistan, breast cancer. इसके बारे में बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत सी ऐसे ख़यालात हैं, शर्म की कुछ बात लगती है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट, उसकी अवेयरनेस, उसकी स्क्रीनिंग सब जो है उसमें दिक्कत आ रही है. आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम ज़िया अब्बासी. ही इज़ एन ऑन्कोलॉजिस्ट specialist in breast cancer and he is heading the oncology department at Quaid-e-Azam International Hospital. Thank you very much, Dr. Saab, for agreeing to be with us on MT Out Loud. Thank you so much for calling me here. It's a privilege for me as well because talking about breast cancer and awareness, that जितनी भी हम करें वो कम है. पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है और इसके बारे में अभी तक लोग क्यों खामोश हैं? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं ये बात बताऊँ आपको कि व्हाट इज़ कैंसर. कैंसर होता क्या है? कैंसर जो हमारी बॉडी है इसके सारे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं बट अंडर अ सर्टेन रेगुलेटरी सिस्टम. इफ दैट रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ अ सेल डिवीजन इज लॉस्ट तो वो अनरेगुलेटेड ग्रोथ होने लगती है. फॉर एग्जाम्पल, नेल्स हैं आपके, आप हफ्ते में एक दफ़ा काटते हैं, बढ़ते हैं. लेकिन अगर आप रात को सोएं और सुबह ये नेल इतना हो फिर क्या होगा? विच मीन्स दैट द कंट्रोल बिहाइंड दैट डिवीजन इज लॉस्ट. तो जब ये होता है तो ये कैंसर बन जाता है. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैंसर. देन विल कम डाउन टू पाकिस्तान एज वेल, बट ओवरऑल दुनिया के अंदर 20 मिलियन न्यू केसेस हर साल कैंसर के डायग्नोज होते हैं and more than 10 million cancer related deaths हैं. Cancer, the word itself sounds like a death sentence. Yes, this is what we think. Yes. But cancer is curable. 100%? 100%. But there is a big if with it. If detected early. Early की क्या? If you are diagnosed in stage 1, you stands a 90% plus chance of a cure. डॉक्टर साहब, मुझे पता चला था कि हर स्टेज में भी ABC होता है. No, if you're just stage 1, 90% plus. If you are stage 2, it's still 87%. So if a patient is diagnosed in stage 1 or 2, so they stands a very good chance of a cure because 10% death rate जो है वो तो निमोनिया से भी कम है. निमोनिया के लोग इससे ज़्यादा मोर्टेलिटी है. निमोनिया से ज़्यादा लोग मरते हैं दुनिया में देन ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 and 2 से. हाँ, if you are diagnosed in stage 3, then the mortality that goes down to 50%. And if you are diagnosed in stage 4, then it is 13% survival. And unfortunately, हमारे मुल्क में 90% plus patients stage 3 और 4 के होते हैं. वो क्यों है? एक तो कैंसर का जो स्वेलिंग होती है इसमें दर्द नहीं होता. एनी स्वेलिंग विच हैज़ गॉट पेन, उसका कैंसर होने का चांस इज लेस देन 10%. लेकिन अ पेनलेस स्वेलिंग lump anywhere in the body, उसका कैंसर होने का चांस मोर देन 90% है.
सो इसलिए हमारे मुल्क में इग्नोर होता है, लोग बताते नहीं हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लंप है 6 महीने हो गए, कुछ कह नहीं रहा, ना कोई दर्द है, नथिंग, सो दे जस्ट इग्नोर इट। फिर जैसे आपने कहा कि कुछ सोशल वो भी होते हैं, नॉर्म्स भी हैं हमारे, कि बताना नहीं है कि लंप है मुझे ब्रेस्ट में। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर, that is the basic issue and that is the responsibility of the government. स्क्रीनिंग डिफाइन करें डॉक्टर आप। स्क्रीनिंग सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में नहीं होती, स्क्रीनिंग के लिए सर्विकल कैंसर भी है, स्क्रीनिंग के लिए रेक्टल कैंसर भी है, स्क्रीनिंग के लिए प्रोस्टेट कैंसर भी है, और इनकी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं कि कैसे स्क्रीन करना है। ये है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्क्रीनिंग्स। बट आप अपने हिसाब से, लाइक जापान में गैस्ट्रिक कैंसर बहुत ज़्यादा है, सो दे हैव इंक्लूडेड गैस्ट्रिक कैंसर इन देयर स्क्रीनिंग। बट जो इंटरनेशनली है वो ये 4 डिजीज़ है। अब स्क्रीनिंग में शामिल होने के लिए क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है? आपके पास उस कैंसर की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। लाइक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, देयर इज अ वेरी लिटिल चांस ऑफ गेटिंग क्योर्ड। तो ब्रेस्ट कैंसर का हमारे पास ट्रीटमेंट है। कोलोन कैंसर का है, सर्विकल कैंसर का है, इफ ट्रीटेड, इफ डायग्नोस्ड अर्ली। प्रोस्टेट कैंसर का है, ठीक है। सो वो डिजीजेस आती हैं। अच्छा, स्क्रीनिंग में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एक, स्क्रीनिंग जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होना चाहिए। अगर एक पेशेंट मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है कि जी आई हैव गॉट अ लंप इन माय ब्रेस्ट एंड आई आस्क फॉर अ मेमोग्राम, सो दैट्स नॉट अ स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, दैट्स अ डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। मैं एक चीज़ को डायग्नोस करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के लिए ज़रूरी है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, वो खुद आए। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी डेफिनेशन में, दैट इज जनरल पॉपुलेशन। कोई किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा या कोई टेस्ट के लिए नहीं जाएगा अगर उसको तकलीफ ना हो। यही केस होता है मेरा ख्याल में कैंसर में, बिकॉज नोबडी फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव्स कि उनको कैंसर हो जाएगा। वो चाहते ही नहीं, वो दे डोंट वांट टू बिलीव दैट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड आई टेल यू वन थिंग मोर, अमंग वुमेन ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट प्रेवेलेंट कैंसर, not only in Pakistan, worldwide. Similarly, in males, it is the lung cancer, which is most prevalent. लेकिन पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर तमाम दुनिया के ममालिक से बहुत ज़्यादा हाई रेट पे है। नहीं, I can't say that. ये मिथ है। ये myth नहीं है. I will not call it a myth, but देखें, साइंटिफिक डाटा होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास साइंटिफिक डाटा है ही नहीं, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट शायद अब डायग्नोसिस ज़्यादा होने लगा है पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से हम समझते हैं कि कैंसर इटसेल्फ, नॉट ओनली ब्रेस्ट, सारे कैंसर्स का रेट बढ़ रहा है। इट्स नॉट रेट बढ़ना, बट इट्स द डायग्नोसिस which is being done. एज यू आर रिकमेंडिंग के कैंसर्स की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जो है इसमें ख़वातीन को खुद जाके वॉलंटियर करके छाती के चेकअप्स कराने चाहिए। और वो ख़ास आपने मेमोग्राम का नाम लिया है, उसका आप बताएंगे दोबारा से? ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इट्स नॉट ओनली मेमोग्राफी, द मोस्ट बेसिक थिंग इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। लोगों के लिए ये बड़ा सिंपल हो गया अभी कि दे कैन जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड राइट सेल्फ एग्जामिनेशन, एंड वो 5-7 मिनट का एग्जामिनेशन का तरीका है, दे कैन सी इट फ्रॉम देयर, एंड दिस एग्जामिनेशन हैज टू बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 18 years on monthly basis. If a lady is examining her breasts every month, any change of them in them, color, size, pigmentation, anything, that must be reported immediately. So the basic thing is breast self-examination. So in a month, आपने सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकाल लें. But I don't think so कि ये पैगाम हम सही तरह से अभी तक पहुंचा सके। हम जनरली ये समझते हैं कि कैंसर इज डेथ सेंटेंस. इट इज नॉट. When we say it's a treatable disease, the only thing is if detected early, and you yourself is a cancer survivor, so I'm very proud of you.
You have given a good fight to cancer and आप अपना सारा काम कर रही हैं, कुछ भी नहीं है. जी, यू कम बैक टू लाइफ। मैंने इनिशियली बगल में अपने एक लम्प, जी, उसमें हमारी आम ज़बान में उसे बगल कहते हैं, ठीक है ना जी, उसमें लम्प महसूस किया था और उसे शेयर किया था फैमिली में। तो एज़ यूजुअल कि चलें कल डॉक्टर के पास देख लेते हैं, वो कल नहीं आती फिर, क्योंकि इंसान अपनी इस ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ होता है। और 7 महीने के बाद गलती से ब्रेस्ट में महसूस किया एक लंप। मैं समझती हूँ कि उस वक़्त मेरी जो सोच थी कि मैंने किसी फैमिली मेम्बर से ये डिस्कस नहीं करना, और मैं खुद गई और मैंने अपना मेमोग्राम कराया अकेले, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद अगर मैं ये शेयर करूं तो तमाम मुझे फैमिली वाले कहेंगे कि फ़िक्र ना करो, कुछ नहीं है। तो जो मुझे लगता है कि आम तौर पे होता है कि सब कहते हैं फ़िक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं है। लेकिन जब मैंने अपना मेमोग्राम कराया तो मुझे कहा गया कि आप अल्ट्रासाउंड भी करा लें, और अल्ट्रासाउंड के बाद मुझे रेकमेंड किया था कि नीडल बायोप्सी कराएं। नीडल बायोप्सी के बाद मुझे फ़ोन कॉल आई थी कि जी आपको कैंसर है, जो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। That's what I was telling you, the denial phase. Denial. Initially, all patients and their families are in a denial phase. जी, दो नहीं कोई मानने को तैयार होता. So it's very difficult to tell somebody that you have got cancer. एक और भी चीज़ है जो मेरा ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हों। चले मैं तो आई एम एट अ डिफरेंट स्टेज इन माय लाइफ, लेकिन शायद यंगर बच्चियों के लिए ये चीज़ ज़रूरी कि देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ शेम, शर्म आती है कि जी जो लव्स है ब्रेस्ट, उसमें हमारे माशरे में अभी तक वो इतना, Acceptance. हाँ, उसको समझा जाता है कि इसका नाम ना लें आप। देखिए बात ये कि जो पाकिस्तान में आप ये कह रही थी कि ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर नहीं बढ़ रहा. सारे कैंसर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वी आर सीइंग कैंसर पेशेंट्स, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स younger and younger group. So as compared to the other world, हमारे पेशेंट्स अब यंगर एज ग्रुप में आ रहे हैं. कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन खुद करना है, हर महीने करना है. इट हार्डली टेक्स 5 to 10 minutes एंड ये सारे तरीके आजकल यूट्यूब पे और सब चीज़ों पे मौजूद हैं कि आपने कैसे करना है. सेकेंड thing is breast clinical examination. So it is recommended that a clinical examination should be done every 3 months. And they both should be started at the age of 18 years. Mammography internationally हम कहते हैं कि जी 40 years. But हम अब अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, हम 35 पे भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप मेमोग्राफी एनुअली शुरू करवाएं अपनी, बगैर किसी तकलीफ के. आपको हर साल एक मेमोग्राफी करनी चाहिए. अच्छा, then there is another thing, sonomammography, which is ultrasound of the breast. Younger patients हैं, टाइट ब्रेस्ट हैं, उनकी मेमोग्राफी नहीं हो सकती, बिकॉज मेमोग्राफी में आपने 2 प्लेट्स के दरमियान ब्रेस्ट को प्रेस करना है और उसमें एक्सरेज है. ठीक है, तो इट्स बेसिकली एन एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट. तो उसके लिए ब्रेस्ट का लैक्स होना ज़रूरी है. सो वो दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड देयर एंड देन कि इसकी मेमोग्राफी होनी चाहिए या सोनोमेमोग्राफी होनी चाहिए. व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के 2 हिस्से हैं. वन इज़ लोको रीजनल ट्रीटमेंट, कि आप अपने ब्रेस्ट के लिए कि वहाँ पे दोबारा ना हो जाए क्या ट्रीटमेंट करते हैं. उसके कंपोनेंट्स हैं, सर्जरी आप कर देते हैं कि निकाल दें उसको, और फिर आप उसको रेडिएशन कर देते हैं कि वहाँ पे दोबारा रिकरेंस ना हो. बट एनीथिंग विच इज मोर देन 5 millimeters. 5 मिलीमीटर्स मटर के दाने से कम होगा या? यस, मटर के दाने से भी कम. मटर का दाना probably 10 millimeters पे होगा. अच्छा, डबल रहता है, ठीक है। कम होगा, नॉट डबल एग्जैक्टली, बट बड़ा होता है. सो दैट कैन नॉट बी पिक्ड अप. बट अगर आप 5 millimeter से ज़्यादा पे पिक हुए हैं, देन you have to have systemic control as well, क्योंकि उस वक्त आपके कैंसर के सेल्स पूरे जिस्म में घूम रहे हैं.
चाहे वो किसी सीटी स्कैन पे, पेट स्कैन पे नज़र आ सकते हैं, नहीं आ सकते, बट दे आर देयर। जिसके लिए आपको सिस्टमिक कंट्रोल के लिए फिर आप कीमोथेरेपीज करते हैं, टारगेटेड थेरेपीज करते हैं और हार्मोनल थेरेपीज करते हैं। उसका लोकल कंट्रोल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिस्टमिक फेलियर ना हो उसके लिए है। डॉक्टर साहब, इसमें खाने का कोई रोल होता है कैंसर डेवलप होने में, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर? At the moment, 40% of the cancers can be prevented by the knowledge we have got today. 40% of them. So that's a huge percentage. But unfortunately, ये जो चीज़ें ज़रूरी हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, वो हम उनसे दूर जाते जा रहे हैं। Unhealthy food, fatty foods. Most important thing is obesity, overweight. 90% of the ladies in Pakistan are obese. They are not overweight, they are obese. There are lots of types of cancers, breast cancers. मुझे जहाँ तक पता चला है कि एस्ट्रोजन बेस्ड कैंसर बहुत प्रिवेलेंट है। ये जो रिसेप्टर्स हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये आपको बहुत मदद करते हैं इन द ट्रीटमेंट। बिकॉज अगर ये रिसेप्टर्स आपके कैंसर सेल्स पे मौजूद हों तो आप एलिजिबल हो जाते हैं हार्मोनल थेरेपी के लिए। और जितनी यंगर एज ग्रुप में ये डायग्नोज होता है उसमें उतना ही कम चांस होता है कि ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स पॉजिटिव हो। इसी तरह अगेन देयर इज अनदर रिसेप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज HER2 रिसेप्टर। उसके लिए टारगेटेड थेरेपीज हो सकती हैं, हर्सेप्टिन, परजेटा और ड्यूल। बट अगर वो हो, द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ breast cancer is triple negative, which is estrogen negative, progesterone negative, and HER2 negative. So that's very difficult to treat. So yes, because of the hormonal therapies, and then we have got first line hormonal therapy, second line, third line, so many lines of hormonal therapies. But they are just for those patients who are estrogen receptor positive. ये जो सवाल मैंने आपसे किया है एस्ट्रोजन बेस्ड का, ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि एस्ट्रोजन जो है हार्मोन एक तरह से हमें खाने में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है ड्यू टू अडल्ट्रेशन, यानी कि भैंस को टीके लगाना, चिकन का जो बड़ा होना जल्दी, वेट, जी हाँ, दूध दही का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा हम करते हैं टाइम्स। मुझे याद है कि जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था तो मेरे साथ एक खातून थी और वो फार्मर थी खुद। शी वाज रनिंग, शी वाज अ लैंडलॉर्ड एंड और उनका दूध का बेसिकली फार्म था, डेयरी फार्म, जिसमें वो कहती थी कि मैं बहुत दूध दही मक्खन खालिस इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन ये कम लोगों को पता होता है कि ये जो एस्ट्रोजन है ये ख़वातीन के लिए कितना डेंजरस है। इसके साथ साथ हमारे जो प्लास्टिक्स हैं इसमें भी जो कुछ गर्म चीज़ें डालने की वजह से जो जेनो एस्ट्रोजन्स आ जाते हैं बॉडी में, इनकी भी वजह से कैंसर्स डेवलप होते हैं। You know a lot about these things because you are yourself a cancer जी। survivor. Generally लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन जब when we talk about healthy food, so उसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। देखिए, दूध बुरा नहीं है, जी। लेकिन क्वांटिटी, कितना दूध पीना चाहिए एक खातून को? ये एक गिलास पी लेगा बहुत है। और वो अगर एस्ट्रोजन बेस्ड उसको टीके लगे हुए हों जानवर को, तो वो कितना खतरनाक नहीं, वो तो फिर देखिए ना, फिर तो ना ही पिए तो अच्छा। ना ही पिए। So that is an overall problem in Pakistan. लेकिन ये जो खाने में टॉक्सिसिटी, जो हम टॉक्सिन हम खाने में ले रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स हम लेते हैं सब्जियों में, मुझे ये भी कहा गया था कि आप जितनी सब्जियों के और फलों के छिलके उतार सकते हैं उतार के खाइए। तो खाने में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लोगों को किस तरह से थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए? नहीं, मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे से नहीं, मैं तो वैसे ही कहता हूँ कि जी हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल में आपका खाना भी अच्छा होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए,
अब हमारे पास बहुत सी ख़वातीन आती हैं जो ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खाती नहीं, मैं तो अब मेरा वज़न बढ़ जाता। सो आई जस्ट टेल देम डोंट टेल मी आप क्या खाती हैं, आप जो भी खाती हैं आप उसको आधा कर लें, दैट्स इट। भूख रख के खाना वैसे भी सुन्नत तरीका, तो आप सुन्नत तरीके से खाएं ना, भूख रख के खाएं। फिर क्या होता है जी, सुबह से दे के शाम तक मैं घर का काम करती हूँ, इससे ज़्यादा क्या एक्सरसाइज करूँ? आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की। एक्सरसाइज की डेफिनेशन ये है कि आपके टारगेट हार्ट रेट माइनस एज का 80%, जिसको वैसे तो पेशेंट्स को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन उनको हम ये कहते हैं कि एक ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, एक इतनी ब्रिस्क हो कि आप अगर किसी आदमी के साथ वॉक कर रहे हैं तो आप उससे आसानी से बात ना कर सकें, मुश्किल हो रही हो आपको सांस में बात करने में। बिकॉज अगर आपका हार्ट रेट 130 40 दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एज, target heart rate minus your age and that's 80% of it, so that depends on your age, but generally it is around 140 plus minus। आप सारा दिन घर का काम करते रहे, आपका कभी हार्ट रेट 140 पे नहीं पहुंचेगा। सो अनलेस एक ब्रिस्क वॉक है या व्हाटएवर यू आर डूइंग, स्विमिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना हार्ट रेट 140 पे पहुंचाना है पहले, which takes around 5 to 10 minutes when you initiate your exercise, and then you have to maintain it for 30 minutes. Well, that's exercise. और obesity तो overweight होना is I think then it's not only healthy lifestyles में, और क्या है, स्ट्रेस दिखता नहीं है तो लोगों को पता नहीं चलता कि कितना स्ट्रेस है। देखिए इस वक्त विद ऑल माई एक्सपीरियंस, मुझे आके दुनिया का कोई आदमी ये कहे कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, तो मैं उसको कहूँगा कि तुम दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो। बच्चों को भी स्ट्रेस है अब तो। एवरीबडी स्ट्रेस एंड देखिए इफ यू कैन कॉल बैक, पीछे आज से 40-50 साल पहले गांव का माहौल होता था, एक दरख्त होता था। अच्छा, उनके लाइफस्टाइल कितने अच्छे थे, सुबह फजर के वक्त उन्होंने उठ के चले जाना है, खेतों में काम करना है, और फिर 12-1 बजे तक उन्होंने वो वहाँ पे खाना वाना खा के फिर वापस आ जाना है। सो पूरा उनकी एक्सरसाइज भी हो रही है, उनका फूड भी बड़ा अच्छा कंट्रोल्ड है। तो मतलब अब तो ये कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। आप स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए कौन सी 2 चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं? लॉन्ग वॉक्स, एक्सरसाइज, दे आर द बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर्स। ये बताइए कि ये मिथ है या सच है कि ब्रेस्ट को अगर ट्रॉमा रिसीव हो तो वहाँ पे कैंसर डेवलप हो सकता है? एब्सोल्युटली अ मिथ, ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी और बच्चे ने सर मार दिया, उसकी वजह से ये हो गया। बच्चे के सर मारने से कुछ नहीं होता, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद ट्रॉमा, इट्स ऑल जेनेटिक्स। आपके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, विच इंक्लूड्स योर मदर एंड योर सिस्टर्स एंड योर डॉटर्स ओनली, फिर ये लोग ये कहते हैं वो ये मेरी खाला फुप्पी को था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। योर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, जिसमें आपकी मदर है, आपकी सगी बहनें हैं और आपकी डॉटर्स हैं, दे आर एट अ हायर रिस्क। जनरल पॉपुलेशन से उनका रिस्क 10% ज़्यादा है, सो उनकी ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जब मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनके हस्बैंड को उसी साल ब्रेस्ट कैंसर हुआ और वो कहने लगी कि ये बहुत रेयर होता है कि मर्दों में हो, लेकिन होता है। यस, बहुत कम होता है कंपेयर टू फीमेल्स। मेल ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कम है, रेयरिटी तो नहीं कहूँगा मैं, बट परसेंटेज कम है एंड इट्स वेरी एग्रेसिव। अगर मर्दों में होता है तो फिर वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और उसकी स्क्रीनिंग जो सेल्फ एग्जामिनेशन वगैरह हैं वो खुद करते हैं? नहीं हो सकती, ना उसकी मेमोग्राफी हो सकती है, ना उसकी सोनोग्राफी रिकमेंडेड है, ना उसकी
सेल्फ एग्जामिनेशन रिकमेंडेड है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन और सेल्फ एग्जामिनेशन से अगर लंप महसूस हो तो वो फिर Well, if somebody can do that, मतलब although फिर वो स्क्रीनिंग नहीं रहेगी, वो डायग्नोस्टिक हो जाएगी। जब आपको लंप महसूस हो गया तो दैट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज आपने जैसे बहुत एम्फसाइज किया है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे, जी मेल्स में ईस्ट्रोजन नहीं होता, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। हार्मोनल थेरेपीज नहीं होती, हो ही नहीं सकती, आपको टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए इट्स मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट मेल ब्रेस्ट कैंसर। और मेल ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, हम ये समझते हैं कि मर्दों में हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। मेल ब्रेस्ट कैंसर इज एन एंटिटी एंड इट्स मोर डेंजरस देन द फीमेल ब्रेस्ट कैंसर। डॉक्टर साहब, मेंटल हेल्थ सपोर्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए किस तरह से हो सकती है? क्योंकि अब तक जो होती है वो सिर्फ फैमिली ही सपोर्ट कर रही होती है उन्हें, और मैं समझती हूँ कि जो कैंसर जैसी बीमारी है वो पेशेंट के साथ साथ पूरी फैमिली को भुगतानी पड़ती है, और तमाम मेम्बरान फैमिली के बहुत सफ़र, दे ऑल इफेक्टेड। मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप पेशेंट को या उसकी फैमिली मेंबर को, हमने एक ज़माने में कायदे आज़म में पूरी फैमिली काउंसलिंग भी शुरू की थी, बट अगर आप उनको ये कह दें कि जी यू नीड सम मेंटल हेल्थ सपोर्ट, तो वो पेशेंट दोबारा आपके पास नहीं आता। वो कहते हैं मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं तो कैंसर पेशेंट था, मुझे भेज दिया साइकियाट्रिस्ट के पास। सो इसलिए हम ओवर ईयर्स हमें ये खुद करना पड़ता है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस साइड ऑफ द ट्रीटमेंट एज वेल। सो with experience, with time, you learn कि आप ये नहीं कह सकते, मतलब आप बहुत श्योर भी हो ना कि बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, इसको तो मैं कह ही सकता हूँ, वो भी नहीं मानेगा। You don't want to go to the psychiatrist, and believe you me, I think इतना important है मेंटल हेल्थ कि हर आदमी को जाना चाहिए, मंथली बेसिस पे जाना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में यही हो गया है कि अब ऑन्कोलॉजिस्ट ने इसको खुद, जिन लोगों ने कर लिया डेवलप थोड़ा सा, तो उनके पेशेंट ज़रा सुखी रहते हैं कि आप ये उसको ये नहीं कहते कि आप खुद ही उनको एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे देते हैं, ये भी दे देते हैं कि चलो ठीक है, काउंसलिंग भी कर देते हैं थोड़ी बहुत। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पॉडकास्ट, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी जी। एंड ये एक ऐसा पैगाम है जो सदक़े जारिया के तौर पे जाता है, तो जितने लोग इसको सुने वो काइंडली इसको जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, ताकि हम इसके ऊपर इफेक्टिवली स्क्रीनिंग कर सकें। गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हम नहीं करनी है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। तो लेट्स टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जितना ये पैगाम हम फैला सकते हैं हमें फैलाना चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारा आज का पॉडकास्ट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस रेजिंग के लिए बना है। आज हमने ऑन्कोलॉजिस्ट से जो बात करी है कि ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है। इसमें जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और जो फिर टेस्ट आगे बताए जाते हैं विच इज़ वेरी सिंपल। आप किसी भी डायग्नोस्टिक के पास जाके ये आप मेमोग्राम या सोनोग्राफी करा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि प्रिवेंशन में लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल में खाना, एक्सरसाइज, बहुत सी चीज़ें जो स्ट्रेस देती हैं उनसे हम ज़रा थोड़े से दूर हो जाएं, या फिर हम स्ट्रेस को मैनेज कर लें वॉक से और एक्सरसाइज से, तो ये चीज़ें हमें ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकती हैं। इसमें खाने में स्पेशली जो एस्ट्रोजन बेस्ड खाने हैं, यानी कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमें मालूम नहीं है लेकिन ऐसे जानवरों से आए हैं जिनको टीके लगाए जाते हैं हार्मोन्स के, और वो एस्ट्रोजन बेस्ड टीके होते हैं, उससे ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो जाता है। प्लास्टिक में कोई भी गर्म खाना रखना, जैसे नानों को लपेटना, चाय को डालना, सालन को रखना, उससे भी कैंसर बहुत तेज़ी से फैलता है।
फल और सब्जियां जिन पे अक्सर पेस्टिसाइड्स लगाए जाते हैं ताकि वो अच्छे दिखें बाज़ारों में, उनका छिलका उतार के खाना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर इज़ रियल, ये एक वबा समझें इसे और इसे सीरियसली लें और अपने घर में तमाम ख़वातीन को मेक श्योर करें कि वो इसकी स्क्रीनिंग करवा लें।